वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का वीडियो लेक्चर में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में जिस पे अपन ने कल ही बात की है, संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। ये राज्य का एक प्रमुख तत्व है। इसके बारे में अपन ने कल चर्चा करी थी कि राज्य की एक आवश्यक तत्व संप्रभुता है। और संप्रभुता क्या है? संप्रभुता उस जो है एक सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च संप्रभुता क्या है कि वो जो है राज्य है उसकी एक सर्वोपरि इच्छा है। जैसे अपन ने जीन बोंदा की परिभाषा को पढ़ा था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानून का अंकुश नहीं हो। बिलोबी ने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। संप्रभुता कैसी होती है? संप्रभुता निरंकुश होती है, मौलिक होती है, सर्वव्यापक होती है, स्थायित्व होती है, अविभाजित होती है और अपृथक्करणीय होती है। राज्य का जब हम अध्ययन करते हैं, शासन की कार्यप्रणालियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो संप्रभुता विभिन्न स्वरूपों में हमें देखने को मिलती है। जैसे नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता, और आजकल चूंकि लोकतंत्र का युग है तो एक लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता उसमें देखने को हमें मिलती है। तो अब प्रश्न ये उठता है, अगला जो टॉपिक है वो इसी श्रृंखला में संप्रभुता में ही आगे का विचार है। एक जॉन ऑस्टिन एक राजनीति विज्ञान के एक प्रमुख विचारक हुए हैं जो 1790 से 1859 तक जिनका ड्यूरेशन रहा है। उन्होंने संप्रभुता के बारे में अपनी एक विशिष्ट अवधारणा प्रस्तुत की है और ये अवधारणा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये आपके कोर्स का हिस्सा है और दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक हम ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत का हम जब तक अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक हम संप्रभुता को अच्छे से समझ में नहीं पाते हैं। तो संप्रभुता की जो ऑस्टिन की जो संप्रभुता की जो अवधारणा है उसको संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत भी कहा गया है, उसकी अद्वैतवादी अवधारणा भी कहा गया है, मोनिस्टिक अप्रोच भी उसको कहा गया है। अनेक नामों से उसको जाना जाता है। एकत्ववादी अवधारणा, अद्वैतवादी अवधारणा, मोनिस्टिक अप्रोच या संप्रभुता का आदर्श सिद्धांत जैसा है वैसा बताया गया है। तो जो जॉन ऑस्टिन थे वो इंग्लैंड के बहुत बड़े कानून के विद्वान थे। उन्होंने 1832 में एक पुस्तक जारी की थी, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधान शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, संप्रभुता। और ये जो किताब थी इसी बुक में उन्होंने जो है अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हॉब्स जो समझौता सिद्धांत का समर्थक था जिसका पहले आप अध्ययन कर चुके हैं, हॉब्स जो है अपने संप्रभुता सिद्धांत में एक वैधानिक संप्रभु की बात करता है और बेंथम भी फिर यही बात करता है। तो ऑस्टिन का उद्देश्य भी यही था कि प्रचलित परंपराओं और कानून में अंतर होता है और कोई भी परंपरा हो, चाहे हम किसी भी नियम का पालन क्यों ना करते हों, उसके ऊपर कानून का पलड़ा हमेशा भारी होता है। किसी बात को हम इसलिए नहीं मान सकते कि क्योंकि हम उसको मानते आ रहे हैं। और राज्य सरकार का अगर सरकार का संप्रभु का जो आदेश होता है वो फिर जो कहता है कानून वही है और वही हमें मानना पड़ता है। तो इसकी एक और परिभाषा कानून के संबंध में है कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। तो इसी परिभाषा के आधार पर ऑस्टिन जो है वो संप्रभुता की एक जो है परिभाषा या धारणा को प्रस्तुत करते हैं। वो इस प्रकार से है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, मतलब एक
जो जिसके पास पावर है वो निश्चित होना चाहिए, दिखने वाला होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि भाई भगवान का आ गया या धर्म का आ गया, नहीं, निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति। अगला इसका पक्ष वो है कि जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, अर्थात उसको किसी कोई और उसको आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको किसी और की आज्ञा पालन का मतलब आदत ही नहीं है, स्वभावतः ही नहीं है ना। किसी और समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन करवाता है ना। जनता जो है वो जो निश्चित जो भूभाग में जो जनता रहती है वो उसके आदेशों का पालन वो अपने आप करती है और स्वभावतः करती है और वो उसको कराता है। तो उस समाज में जिसकी आज्ञा का पालन वहाँ की जनता करती है वो व्यक्ति, सत्ताधारी व्यक्ति, संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है। और वो जो समाज है और उस सत्ताधारी सहित, सत्ताधारी भी और समाज भी दोनों मिल करके एक राजनीतिक और एक स्वतंत्र समाज का उद्भव होता है, या वो एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज होता है जिसमें एक तो निश्चित सत्ताधारी व्यक्ति होता है और एक निश्चित समाज होता है जो उसकी आज्ञा पालन का होता है। तो इसमें एक विशिष्ट तत्व है, एक तो संप्रभु की आज्ञा, दूसरा समाज और तीसरा आज्ञा पालन, है ना। तो इस परिभाषा के आधार पर हम संप्रभुता के सिद्धांत की, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की जो विशेषताएं जो बताते हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहला तो ये है कि एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह होता है। तो अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र समाज में अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह होता है। और हर राजनीतिक समाज में शक्ति उसी प्रकार से अनिवार्य है जिस प्रकार से प्राण के अंदर, शरीर के अंदर प्राण है ना। जैसे हर एक के अंदर, एक सांस के अंदर जो निश्चित जो अनिवार्य तत्व है, उसी प्रकार से राजनीतिक समाज में एक निश्चित मानव समूह होता है जो इस शक्ति को उपभोग करता है या प्राप्त करता है। दूसरी विशेषता है कि ये निश्चित सत्ता हो सकती है। निश्चित सत्ता का मतलब है कि संप्रभु हमेशा एक निश्चित व्यक्ति या मानव समूह के रूप में ही होना चाहिए। वो निश्चित होता है, आप उसको दिखा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है वो। संप्रभुता कोई भी जो अदृश्य वस्तु होती है, जैसे वही जनता की इच्छा, जैसे वही प्राकृतिक कानून, जैसे वही सामान्य कानून, जैसे वही भगवान की इच्छा, जैसे वही मतदान या जनता की इच्छा, ऐसे भावनात्मक जितने भी सिंबल हैं, इमोशनल जितने भी सिंबल हैं, उनमें कभी संप्रभुता हो ही नहीं सकती। संप्रभुता हमेशा एक निश्चित व्यक्ति में या निश्चित सत्ता होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति में होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व ना हो, वो किसी के अंडर में ना हो कि हमारे देश का शासनाध्यक्ष है, किसी दूसरे व्यक्ति के कहे अनुसार चले, उसके निर्णयों को माने, तो वो संप्रभु नहीं है। तीसरी विशेषता ये है कि ये असीमित और अपरिमित है। अर्थात जो निश्चयात्मक जो मानव समूह है, जो निश्चित है, और जो व्यक्ति समूह है, वो जो व्यक्ति है वो असीमित एंड अनलिमिटेड पावर का अधिकारी है। उसकी शक्ति जो है वो अब्सोल्यूट होती है एंड अनलिमिटेड होती है, और कोई भी उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता, है ना। उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, उसको बंदी बना लिया, मतलब है ना, दूसरे राज्य के आगे उसको प्रस्तुत किया। उसको ये कहा गया कि वो झुक कर के उसको मतलब उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। उसको झुक कर के उसको ये कहा, मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर ये झुक कर प्रणाम करेंगे तो इस समय हम इनकी गर्दन उड़ा देंगे। तो उससे कहा गया कि आप सामने वाले को आप झुक करके प्रणाम करें।
तो राजा ने यही कहा कि मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, मुझे झुककर प्रणाम कैसे करते हैं ये नहीं आता, है ना। तो सामने जो बैठा था उसने कहा कि ऐसे कैसे हैं, आपको नहीं आता। उसने कहा कि बिल्कुल मुझे नहीं आता कि किसी के आगे कैसे झुका जाता है और कैसे झुककर प्रणाम किया जाता है। तब वो व्यक्ति आता है, उसके सामने खड़ा होता है और विधिवत तरीके से झुक कर के प्रणाम करने का अभ्यास करके बताता है। तो इतने में वो जो राजा होते हैं उसका सर जो है वो कलम धड़ से कलम कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो राजा है वो किसी के भी आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं होता है और कोई उच्चतर अधिकारी अपनी आज्ञाओं का पालन उससे नहीं करा सकता है। चौथी विशेषता है कि आज्ञाकारिता स्वभावतः है। देखिए, निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति जो समाज है उसके कानूनों का पालन, जो आज्ञाकारिता है वो स्वभाव का विषय होती है। वो बलपूर्वक पालन नहीं करेगी, स्वभावतः, है ना। ये जो शब्द है ये आप गांठ बांध लीजिए कि आज्ञा का पालन स्वभावतः। आपके पिताजी आपको कुछ बोलते हैं तो आप स्वभावतः करते हैं, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते कि ऐसा क्यों, नहीं ना। तो बस यही तो ये कहते हैं कि जो इनकी आज्ञा का पालन है वो यदा कदा की बात नहीं है कि मन में आई तो कर लिए और मन में आई तो नहीं करे। तो निश्चित संप्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अप्रतिहत होनी चाहिए। फिर इसके बाद में है आदेश ही कानून है। संप्रभु शक्ति का आदेश ही कानून है। इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। और छठी विशेषता है कि संप्रभुता, प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है, यह एक ही इकाई है, ये व्यक्तियों में या समूहों में विभाजित नहीं हो सकती। संप्रभुता एक ही रहती है, इसको टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। तो ये जो संप्रभुता का सिद्धांत है इसको संप्रभुता का वैधानिक सिद्धांत भी कहते हैं, एकत्ववादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये निश्चित मानव श्रेष्ठ में सत्ता की स्थापना की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत की काफ़ी जबरदस्त आलोचना राजनीतिक विचारकों ने की और ये सबसे ज़्यादा आलोचना का आधार बना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी आलोचना क्यों? क्योंकि जो जॉन ऑस्टिन थे वो एक वकील थे, एक लॉयर थे और उन्होंने संप्रभुता की जो व्याख्या की है वो एक वैधानिक दृष्टिकोण से की है। तो ये मानते हैं कि इन्होंने एक व्यवहारिक जो आधार है उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है और इसके कारण सर हेनरी मैन, लॉर्ड ब्राइस, ब्लंशली, स्टीफन, इन सभी विचारकों ने इसके संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना की है और कटु आलोचना की है। और जिन मुख्य तर्कों के आधार पर वो इस के सिद्धांत की आलोचना करते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑस्टिन एक निश्चित मानव मनुष्य की बात करते हैं, एक निश्चित मानव श्रेष्ठ की बात करते हैं कि समाज में। फिर आलोचक ये कहते हैं कि ऑस्टिन के जन श्रेष्ठ को खोज पाना बेहद कठिन है। ऑस्टिन ने जिस प्रकार निश्चित संप्रभु की व्याख्या की है आप उसको व्यवहार में नहीं ढूंढ सकते कि आखिर कौन है जनश्रेष्ठ जिसकी आज्ञा का पालन करती है। सर हेनरी मैन ने लिखा है कि उनकी एक किताब है अर्ली इंस्टीट्यूशंस, उसमें उन्होंने लिखा है कि इतिहास में इस प्रकार के जन श्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते हैं। पुराने प्राचीन साम्राज्यों में भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं रही जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मध्य युग में भी, सामंती युग में भी वास्तविक संप्रभु का उन्होंने पता लगाना कठिन था, है ना। फिर उन्होंने महाराजा रणजीत का भी उदाहरण दिया कि उनकी सूक्ष्म अवज्ञा मृत्युदंड का परिणाम हो सकती थी, लेकिन कभी भी ऐसे शासकों ने ऐसे आदेश नहीं दिए जिनको ऑस्टिन के शब्दों में कानून कहा जा सके। तो प्रजा पर नियंत्रण रखने वाले नियमों का जन्म उनकी प्राचीन प्रथाओं के द्वारा भी हुआ और घरेलू समितियों के द्वारा हुआ। लिकॉक ने भी यही बात कही कि राज्य और कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने दिया है वो कई जगह पर लागू नहीं होता है।
दूसरी आलोचना ये है कि यह लोक संप्रभुता की अवहेलना करता है। आजकल लोकतंत्र का जमाना है और यह सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि संप्रभु एक निश्चित शक्ति होती है, तो ये जो है जनता में जो शक्ति विद्यमान है इसकी अवहेलना करती है ना। क्योंकि ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभु को अगर हम मानते हैं तो हमें लोक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता दोनों को अस्वीकार करना होगा। मैकाइवर ने एक उनकी किताब का नाम है मॉडर्न स्टेट, उसमें लिखा है कि ऑस्टिन की जो विचारधारा है उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर आधारित होती है, अदरवाइज आप लोकतंत्र के युग में इसकी बात नहीं करते। तीसरी आलोचना है कि उसने कहा है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। तो आलोचना वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संप्रभुता ही एकमात्र कानून का सोर्स नहीं होती है। इसके परंपरागत जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, जुडिशल डिसीजंस हैं, वैधानिक टीकाएं हैं, औचित्य है, मतलब कहने का मतलब है कि कानून के अनेक सोर्स होते हैं और सारे जो कानून की व्यवस्था है उन्हीं के आधार पर चलती है। भारतीय जो विचारक हैं कौटिल्य ने, उन्होंने लिखा है कि धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम और प्रथाएं तथा राजा के आदेश कानून के सोर्स होते हैं। तो राजा का आदेश कानून का एकमात्र सोर्स नहीं होता है। फिर इन्होंने ये कहा है कि जो है कि ऑस्टिन का यह कथन असत्य है कि संप्रभुता अविभाज्य है। देखिए, आज ये इसलिए कह रहे हैं कि आजकल संघ राज्य का जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता की अविभाज्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संघात्मक राज्य के अंतर्गत संप्रभुता विभाजित होती है आवश्यक रूप से केंद्र और राज्यों में, और सारी संप्रभुता संविधान में निहित होती है। लेकिन यहाँ पर इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संविधान सभा शाश्वत नहीं होती है, जबकि आवश्यकता संप्रभुता का मूल लक्षण है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संप्रभुता विभाजित भी होती है। फिर इन्होंने शक्ति को जो है अत्यधिक महत्व दिया है। ऑस्टिन के विचार को अध्ययन करें तो ये लगता है कि उच्च शक्ति अपने सिद्धांतों का पालन शक्ति के आधार पर कराती है। आलोचक ये मानते हैं कि जनता जो है कानूनों का पालन दंड के भय के कारण नहीं करती, बल्कि इच्छा के कारण ही करती है, और इच्छा में ही जनता का कल्याण निहित है। तो उन्होंने शक्ति का जो अत्यधिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो उस बारे में हनर्शा कहते हैं कि ऑस्टिन के दर्शन में थानेदारी की बू आती है। फिर एक और आलोचना है कि संप्रभुता असीमित नहीं है। देखिए, ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसके अनुसार संप्रभुता का सर्वप्रथम लक्षण उसकी असीमितता तथा निरंकुशता है। आलोचक इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्लंशली लिखते हैं कि राज्य अपने स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। बाहरी मामलों में और आंतरिक मामलों में वो अनेक चीज़ों से जो है वो सीमित होता है। अब जब सीमित की बात करते हैं तो हम प्रतिबंधों की भी बात करेंगे कि संप्रभुता पर कौन कौन से प्रतिबंध हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि संप्रभुता पर सबसे पहला प्रतिबंध तो नैतिकता का है। संप्रभुता, कोई भी संप्रभु हो, नैतिकता के नियमों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकता। जैसे कोई भी संप्रभु जो है, जैसे वही चोरी कर लो या वेश्यावृत्ति कर लो या किसी इंसान का मर्डर कर दो, है ना, या झूठ बोल लो, तो कोई भी किसी भी अनैतिक कार्य को वो नैतिक नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रीति रिवाज, मान्यताएं और परंपराओं से भी जो संप्रभु है वो प्रतिबंधित होता है। परंपराओं का जीवन में बहुत महत्व है। अगर कोई भी संप्रभु हो, अगर वो परंपराओं को छेड़ता है तो उसका खुद का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाता है। धर्म भी जो है संप्रभु के ऊपर एक प्रतिबंध है, और वर्तमान समय में भी अनेक जो संप्रभु हैं वो धर्म के आधार पर ही जो है वो शासन करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी प्रतिबंध है। आजकल वसुधैव कुटुंबकम है ना, ये सिद्धांत है, और ग्लोबलाइजेशन का एक दौर है और दुनिया एक दूसरे के बहुत अधिक नज़दीक आ गई है। तो वर्तमान समय में एक संप्रभु अंतर्राष्ट्रीय कानून से, विश्व जनमत से बहुत प्रभावित होता है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में आपको विश्व जनमत की अवहेलना जो है कोई भी संप्रभु नहीं कर सकती है। कोई भी संप्रभु मनमानी करके मानवता से खतरा नहीं मोल ले सकता है ना। और अन्य समुदाय तो एक ऑस्टिन के परंपरावादी सिद्धांत के विरुद्ध एक और विचारधारा आई, जिसका लॉस्की जो है वो प्रबल समर्थक है, और वो ये कहता है कि समाज के अंदर बहुत सारे अन्य समुदाय होते हैं, आर्थिक समुदाय, सामाजिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, और जो सत्ता है वो सभी समुदायों में विभाजित होती है। तो बहुलवादी ये मानते हैं कि राज्य चूंकि मानव निर्मित एक संस्थान है, समुदाय है, तो अन्य समुदाय भी मानव निर्मित हैं, तो राज्य को उनके ऊपर आप ज़्यादा अधिकार नहीं दे सकते, है ना, अब नहीं दे सकते। फिर एक और आलोचना है कि प्रभुत्व की जो धारणा है, संप्रभुता की जो धारणा है, वो बहुत घातक है। आप राष्ट्रीय क्षेत्र में तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे किसी भी रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में आज जब अणु बम है, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, तो ऐसे मुद्दों पर आप पूरी मानवता को एक निश्चित संप्रभु के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। तो नॉर्मन एंजल ने, उनकी एक पुस्तक है अनसीन एसेंशंस, है ना, उसमें लिखा है कि राज्य प्रभुत्व को एक प्रमुख हथियारों में शामिल किया है। लास्की ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है। तो ये जो आलोचना के जो बिंदु हैं कि भाई संप्रभुता जो है, वो जो अपन ने अध्ययन किया कि संप्रभुता लोकमत की अवहेलना करती है, कानून का संप्रभु का आदेश मात्र नहीं है, अविभाज्य भी नहीं है, शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया है, ये असीमित भी नहीं है, इसके ऊपर अनेक तरह के प्रतिबंध हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि कितनी भी आलोचना संप्रभुता की क्यों ना हो, लेकिन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत वह जितनी भी आलोचना की गई हैं, लेकिन ये सारी आलोचनाएं सिद्धांत को ढंग से नहीं समझने के कारण हुई हैं या भ्रमवश हुई हैं। वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार ऑस्टिन ने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है बिल्कुल सत्य है, और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वैधानिक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है स्पष्ट है और तर्कसंगत है। इसके द्वारा किए गए सिद्धांत के विवेचन से संप्रभुता के लौकिक व राजनीतिक रूपों की अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। ये आप ही ने देखा है, और निरंतर व्यवहार में आप देखते हैं कि सरकार कोई भी आदेश, कोई भी कानून लागू कर सकती है, जनता चाहे विरोध में हो या ना हो। अगर सरकार चाहती है तो वो हो जाता है या होता है। विरोध करते हैं वो एक अलग बात है, उसको प्रभावित करना, लेकिन आप राज्य के आदेश को पालन करना है तो ये है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी नोटबंदी का जो उन्होंने आदेश सरकार लाई थी, चाहे लोग विरोध में थे या आलोचना हुई, लेकिन अव्यवहारिक भी माना लोगों ने, लोगों को परेशानी भी हुई, परंपरा भी यही थी कि पुराने नोट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हुआ ना, आप सभी ने माना ना, हमने भी माना ना, सभी ने माना और पालन भी किया। तो यही संप्रभुता है ना। आगे ही समझ में साधारण से संदर्भ में, अभी जैसे कोविड-19 का दौर चला है ना, और कोविड-19 में पूरे देश में लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन अव्यवहारिक था या प्रासंगिक था या नहीं था या क्यों जरूरी था, हम किसी भी मुद्दे पे चर्चा नहीं करेंगे, ये आलोचना भी नहीं करेंगे और तारीफ भी नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि देश के सर्वोच्च सत्ता ने ये कहा कि देश में लॉकडाउन है तो हुआ ना, चाहे दुनिया में कितनी परेशानियां हुई, चाहे लोग इधर से उधर हुए, चाहे परेशानियां हुई, लेकिन राज्य सत्ता की अनुपालना, राजाज्ञा की अनुपालना हुई। तो ये जो राजाज्ञा है
यही ऑस्टिन के दृष्टिकोण से संप्रभुता है। आ गई समझ में? ठीक है ना। तो लेकिन आगे जो अगला चैप्टर जो है उसके बारे में, वो बहुलवाद के बारे में है, वो भी संप्रभुता का दूसरा सिद्धांत है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया हो तो एक बार और आप इसको सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।